शांति। कंफर्टेबल होकर बैठे, अपने को डिटैच करें डिस्टर्बेंस से या आवाज़ों से। इस मोमेंट में आ जाएं और एक बार अपने को स्मृति दिलाएं। कम इनटू द अवेयरनेस कि मैं इस शरीर को चलाने वाली एक आत्मा हूँ, एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ। कि बॉडी मेरा व्हीकल है और मैं इसको चलाने वाली ड्राइवर हूँ। मैं इस बॉडी से सेपरेट हूँ। ये शरीर मैंने अक्वायर किया है, लेकिन मैं इसकी मालिक हूँ। मैं इन आँखों द्वारा देखती हूँ, कानों द्वारा सुनती हूँ, इन कर्मेंद्रियों से क्या करना है वो चॉइस मेरे पास है। इसको फील करें। आई एम द मास्टर ऑफ दिस बॉडी। आई हैव अ चॉइस। मुख से क्या बोलना है, हाथों से क्या कर्म करने हैं। आई हैव अ चॉइस। मालिक बनकर इस शरीर से कार्य कराएं। ड्राइवर बनकर अपनी गाड़ी को सही रीति से चलाएं कि इस जीवन की यात्रा में भी कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हम जीवन की यात्रा को भी एंजॉय कर सकें। ओम शांति। ओम शांति। आज याद रहा थोड़ा सा कि आई एम सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी, कि यहाँ का यहाँ रह जाता है और वापस जाकर सिर्फ वही हो जाता है। ज्ञान को सुनना भी है, लेकिन फिर उसके साथ साथ एक्सपेरिमेंट भी करना है, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई अनुभव होगा। और सबसे बड़ी अथॉरिटी जीवन में कौन सी होती है? एक्सपीरियंस की। जब तक वो चीज़ अनुभव नहीं होगी ना तो सुनने में अच्छी लगेंगी, लेकिन जब तक वो अनुभव नहीं होती तो उस चीज़ की जैसे मुझे अथॉरिटी नहीं मिलती। एक बार उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस चीज़ के ऊपर फेथ बैठ जाता है। अभी वो एक बिलीफ है, लेकिन जब मुझे उसका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो बिलीफ ट्रुथ में कन्वर्ट हो जाता है। हमें कई लोग कई बातें सुनाते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन हमारे लिए वो सत्य का बनता है जब वो चीज़ मेरे लिए वर्क करती है। और जब वो मेरे लिए वर्क करती है तो फिर सारी दुनिया भी कुछ कहे, मुझे उसके ऊपर 100% फेथ होता है। जो जो बातें हम यहाँ सुनते जाते हैं उसके साथ अगर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस नहीं होगा। और ये लाइफ है ही एक लैबोरेटरी की तरह, जिसमें इस जर्नी में जितना जितना हम एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ नए एक्सपीरियंसेस होते जाते हैं। तो कल हमने देखा कि आत्मा ड्राइवर है और शरीर क्या है? गाड़ी है। और आत्मा ड्राइवर बन करके इस गाड़ी को जैसे चलाना चाहे चला सकती है। आप ड्राइव करते हैं, कौन कौन ड्राइविंग जानता है? जब आप सड़क पर ड्राइव करते हैं तो आपका पर्पस क्या रहता है? कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है? एक रोड पर भी ड्राइव करना अभी इतना इजी नहीं है ना। केयरफुल होना पड़ता है कि नहीं होना पड़ता है?
आप ड्राइव कर रहे हैं बिजी रोड से, आपका अंदर में लक्ष्य क्या रहता है? सब तरह के ड्राइवर मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिलते हैं ना? रॉन्ग साइड से चलाने वाले, गलत ओवरटेक करने वाले, फास्ट चलाने वाले, ज़्यादा हॉर्न बजाने वाले। मन कई बार कहेगा भी, किसने इनको गाड़ी दे दी? किसने इनको लाइसेंस दे दिया? कैसे इनको लाइसेंस आता है ना? लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आपका पर्पस अंदर क्या होता है कि मुझे किसका ध्यान रखना है? किसका ध्यान रखना है? मेरी गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं और मेरी गाड़ी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच जाए? सेफली पहुंच जाए। यही होता है ना कि मेरी गाड़ी को कोई स्क्रैच नहीं लगे, मेरी गाड़ी को कोई डेंट नहीं लगे, मेरी गाड़ी में जो लोग बैठे हैं वो सेफली अपने स्थान तक पहुंच जाए। यही रहता है कि हम सबको रुक रुक करके सिखाना शुरू कर देते हैं, तुम ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो, तुम ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो, तुम रॉन्ग साइड से क्यों चला रहे हो। पता है हमें कोई कोई रॉन्ग है, पर अगर हम बैठ बैठ करके एक एक को अगर बताना शुरू कर दे कि तुम ऐसे क्यों, तुम ऐसे क्यों, तो फिर तो हम पहुंच गए अपनी मंजिल तक। फिर तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। जीवन भी तो यात्रा है ना, इसमें भी हमें किसकी गाड़ी का ध्यान रखना है? किसकी गाड़ी का ध्यान रखना है? हमें अपना ध्यान रखना है। हमें अपना ध्यान रखना है कि ये जर्नी करते हुए, लोगों से मिलते हुए, काम कराते हुए, काम करते हुए, भिन्न भिन्न रोल्स प्ले करते हुए, यहाँ पर भी तो कोई डेंट नहीं पड़ना चाहिए ना। यहाँ पर भी तो जैसे है, जैसे नई कार कैसे अच्छी लगती है, ऐसे यहाँ पर भी तो जैसे मॉर्निंग की स्थिति होती है, पीसफुल, हैप्पी, काम, वैसी रहनी चाहिए ना। यहाँ फिर हम रुक रुक करके थोड़ा क्या करने लग जाते हैं एक दूसरे को। वहां नहीं हम सिखाते हैं, हम सोचते हैं मुझे अपना ध्यान रखना है। यहाँ हम फिर क्या करने लग जाते हैं, हर एक को सिखाने लग जाते हैं। बहुत एनर्जी चली जाती है सबको सिखाने में और सब मेरे अनुसार करें। वही सारी एनर्जी अगर अपने ऊपर ले आते हैं ना कि मुझे अपना ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखते हुए दूसरों को गाइड करना है। दोनों में कुछ फर्क है, एक है दूसरे को कंट्रोल करना है, एक है दूसरे को कंट्रोल करना है और दूसरा है उसको गाइड करना है या इन्फ्लुएंस करना है। फर्क लगता है कि सेम ही है दोनों चीजें, शब्द भी डिफरेंट लगते हैं ना। एक है मुझे किसी को गाइड करना है, इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है, और दूसरा है किसी को कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने में क्या होगा कि उसको मेरे अनुसार चलना ही चाहिए, और अगर वो नहीं चलता है तो उसका प्रभाव मेरे पर पड़ने लगता है। आज मेरा बच्चा ही गाड़ी चला रहा है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको गाइड करेंगे। आप ऐसे चलाओ, धीरे चलाओ, संभाल के चलाओ, गाइड कर रहे हैं। और एक है कि किसी को कंट्रोल करे, ऐसे ही करो, ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर वो चीज मुझे अपसेट करने लगती है, मुझे तकलीफ देने लगती है। और जब हम किसी को कंट्रोल करते हैं ना, जो हम कई बार कर बैठते हैं, ईगो होती क्या है, सब कुछ किसके अनुसार होना चाहिए, मेरे अनुसार। अभिमान, ईगो को हिंदी में अभिमान कहते हैं ना, तो अभिमान कहता ही क्या है, अभी अभी मेरी मान, अभिमान। राइट नाउ डू इट माई वे, एंड इफ यू डोंट डू इट माई वे, तो ईगो की जो निशानी है, कैसे पता चलता है कि किसी में ईगो है? इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स। वरना जहां अभिमान है वहां अपमान की महसूसता बहुत आती है कि मेरे अनुसार नहीं किया तो मुझे बुरा लग जाएगा, अपसेट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, कहेंगे ठीक है आपको जैसे करना है कर लो। तो हम गाइड भले लोगों को करें, करना ही चाहिए, लेकिन जब हम गाइड करते हैं ना तो हमारा वाइब्रेशन बहुत स्वीट होता है। हम उसके तरीके से प्रभावित नहीं होते, उसके तरीके से डिस्टर्ब नहीं होते, तो हमारी जो वाइब्रेशन उन्हों को जाती है वो अपलिफ्ट करती है, वो एम्पावर करती है, वो ट्रांसफॉर्म होने में उन्हें मदद करती है। तो किसकी गाड़ी का ध्यान रखना है? किसकी गाड़ी का ध्यान रखना है? अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। एक चीज हमने देखा, अपनी गाड़ी का ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो हमने कल देखी थी कि जो रिश्ते हैं वो भी हमने क्या किए इस लाइफ में, अक्वायर किए हैं।
और जो एक्वायर किए हैं वो किसी न किसी दिन ऊपर नीचे उनके साथ कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? छूटने तो चलो बहुत बाद की बात है, वो तो होता ही है एक दिन। ये तो हमें सबको सत्य पता ही है ना कि एक दिन ये शरीर छूटता ही है। लेकिन उसके बीच में भी जिनसे मुझे प्यार है, मेरे अपने हैं, बच्चे हैं, परिवार है, उनके साथ कुछ ऊपर-नीचे होता है कि नहीं होता है? अब जब उनके साथ ऊपर-नीचे होता है, तो हमने देखा कि अगर हम अटैच्ड हैं, तो जब उनके साथ कुछ ऊपर-नीचे होता है, उसका इन्फ्लुएंस किस पर पड़ने लगता है? हमारे पर। इसलिए हमने देखा कि रिश्तों में भी कैसा होना ज़रूरी है? कैसा होना ज़रूरी है? अटैचमेंट? नहीं, तो फिर इमोशनल डिटैचमेंट, यस। इमोशनली डिटैचमेंट माना उनकी जो इमोशन है इस समय, उसका इन्फ्लुएंस मुझे नहीं पड़ रहा है। माना उनकी इमोशन हो सकती है कि अगर उनकी आज जॉब छूट गई है, तो उनकी इमोशन कैसी होगी? सैड होंगे, सैड भी होंगे और क्या-क्या होगा? आज कोई घर आता है, कहते हैं मेरी जॉब छूट गई, वो उदास होगा, वो डिप्रेस्ड होगा, वो टेंशन में होगा, वो कितना वरिड होगा कि मेरे जीवन में आगे क्या होगा, फाइनेंशियली हम क्या करेंगे, घर कैसे चलाएँगे? अब उसकी इमोशंस इस समय क्या है? वो सैड भी है, वो डिप्रेस्ड भी है, वो वरिड भी है, थोड़ा-थोड़ा वो फ़ियर में भी होगा कि पता नहीं मुझे अभी अगली नौकरी मिलेंगे कि नहीं। अब ये उसकी इमोशंस हैं और मैं कहता हूँ मुझे उससे बहुत प्यार है और कई बार तो दुनिया में अगर कोई परेशान है, कोई थोड़ा-सा दर्द में है और उसको देख कर के दूसरा बड़ा स्टेबल है, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। कहते इनको मेरे से लगता है प्यार ही नहीं है। देखो ना ये कितने दर्द में है, इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो हमारी प्यार की डेफ़िनेशन भी थोड़ी-थोड़ी बदलती जा रही है। हमें लगता है प्यार है ना, तो अगर ये दर्द में है तो हमें भी कैसा होना चाहिए? दर्द में होना चाहिए। पर अगर वो भी फ़ियर, वरिड, सैड, डिप्रेस्ड हैं और मुझे उनसे प्यार है, तो मैं भी फ़ियर, सैड, वरिड, डिप्रेस्ड हो जाऊँ, तब दोनों बीमार हो जाएँगे तो ठीक कौन करेगा? दोनों बीमार हो जाएँगे तो ठीक कौन करेगा? तो इसलिए इमोशनली डिटैच्ड माना उसका वाइब्रेशन मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे। हो सकता है? पॉसिबल? पॉसिबल? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? एक है शब्द डिटैच, बहुत प्रैक्टिस लगती है इसमें। बार-बार अपने को याद दिलाना पड़ता है कि मुझे अपना रोल ठीक से प्ले करना है। एक बहन कल एक सीनियर सिस्टर सुना रही थी, बहुत सुंदर बात। कहा कई वर्षों से एक बहन आती थी, रेगुलर क्लास करती थी और उसको अंदर में लगता था मुझे बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। क्योंकि जो वाइसेस भी बोलते हैं उसमें एक वाइस यही बोलते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मोह। अटैचमेंट को हमेशा वाइस की तरह देखा जाता है। हर धर्म में कहेंगे अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज़ ऑफ सफरिंग। सफरिंग होती है उससे क्योंकि आप अटैच्ड हैं। तो उसने लंबा समय से प्रैक्टिस करती थी, उसने कहा नहीं-नहीं मुझे बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। तो वो सीनियर सिस्टर कहती मुझे भी देख कर के लगता था इसको बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है। फ़ील होता था कि नहीं है, वो भी कहती थी। फिर उसने ही एक दिन सुनाया कि उसके सामने घर में एक सीन हुई होंगी, कहा रात को मेरे बच्चे को अचानक बहुत खाँसी उठी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खाँसी उठी और ऐसे हो रहा था कि जैसे वो साँस ही नहीं ले पा रहा था, इतनी उसको खाँसी हुई। अब वो रात का समय था, तो आधी रात को तो कोई डॉक्टर भी जल्दी से नहीं मिलता। तो कहा वो खाँसी कर रहा था, साँस नहीं ले पा रहा था, तो उसकी चीख की आवाज़ निकलती थी और इधर उसकी चीख की आवाज़ निकलती थी, उसकी चीख की आवाज़ सुन कर के मेरी चीख की आवाज़ निकलती थी कि इसको क्या हो रहा है? वो रो रहा था, इधर मैं उसके साथ-साथ रोने लगी और कहती फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है ये मुझे क्या हो रहा है? उसके साथ-साथ मैं क्यों इन्फ्लुएंस होती जा रही हूँ? और फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती जाती है कि आधी रात को अभी डॉक्टर तो नहीं मिल सकता, तो कभी किसी को खाँसी होती है तो कभी-कभी शहद देते हैं ना, उससे उसको ठीक हो जाता है। तो उसने वो हनी की बॉटल, शहद की बॉटल बहुत सँभाल करके रखी हुई थी और अब वो ढूँढने जाती है, एक कबर्ड खोल रही है, दूसरी खोल रही है, तीसरी खोल रही है, लेकिन उसको वो शहद की बोतल मिल ही नहीं रही है। अब उसको अंदर में लग रहा है ये शहद भी नहीं मिल रहा, डॉक्टर भी नहीं मिल रहा, पता नहीं इसका क्या होगा, अंदर पूरा ऊपर-नीचे।
और फिर उसको रियलाइज होता है कि ये ठीक नहीं है। 1 मिनट का वो साइलेंस लेती, अपने को थोड़ा सा डिटैच किया, परमात्मा को याद किया, का उतना समय मैंने अपने को पूरा उस बच्चे से थोड़ा सा डिटैच किया, उसके इन्फ्लुएंस से डिटैच किया, और कहा 2 मिनट के बाद ही जब यहाँ हलचल खत्म हुई, यहाँ पर थोड़ी सी अवेयरनेस आई कि मैं मदर हूँ, मेरा रोल है इसको प्रोटेक्ट करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको फर्स्ट एड देना, अगर मैं इस समय फियर में चली गई तो इसको कौन ध्यान देगा। और अपने को वो रिमाइंडर देकर कहती है, जब मैं खड़ी हुई तो शहद की बोतल सामने पड़ी थी और मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। होता है ऐसा कि नहीं, हलचल में कोई चीज सामने होती है, वो डिसीजन इतना क्लियर होता है लेकिन हमसे लिया ही नहीं जाता क्योंकि मन सारा ऊपर नीचे होता है। कहा फटाफट उसको शहद गर्म पानी में करके दिया, उसकी खांसी ठीक हो गई। सिंपल सी बात है, पर वो उस समय सुना रही थी कि मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन क्योंकि आई वॉज सो इमोशनली अटैच्ड, तो कभी कभी उस समय पर जो हमारा सही रिस्पॉन्स होना चाहिए, जो हमारा सही रोल होना चाहिए, जो परमात्मा कई बार कहता है कि एक शब्द जिससे हम इमोशनली डिटैच हो पाते हैं, कि अपने को गृहस्थी नहीं समझो। गृहस्थी समझते हैं ना हम, कहते हैं हम गृहस्थी है ये हमारी, वो कहते हैं अपने को ट्रस्टी समझो। गृहस्थी नहीं समझो, क्या समझो? ट्रस्टी कौन होता है? कोई भी हम कभी कभी कुछ बनाते हैं, फंड बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कमिटी बनाते हैं, तो उसके ट्रस्टीज होते हैं कि नहीं? मैनेजिंग कमिटी के ट्रस्टिंग्स होते। तो ट्रस्टी का काम क्या होता है? वो ओनर नहीं होते। एक होता है ओनर, दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी का काम क्या होता है? उस ट्रस्ट को संभालना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो कभी ये नहीं कहता कि ये मेरा ट्रस्ट है, उसको पता होता है कि इस ट्रस्ट को मुझे संभालने की जिम्मेवारी दी गई है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। लेकिन ट्रस्ट मेरा नहीं है, मैं केवल संभालने के निमित्त हूं। हम अपने परिवार के कौन है? हम ट्रस्टी हैं। घर में जो बच्चे हैं, जो परिवार है, हम ट्रस्टी हैं। परमात्मा ने हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है कि हम इनकी ठीक से केयर कर सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा सकें, इनको प्यार, शक्ति, प्योरिटी, वो वाइब्रेशन दे सकें कि वो एक अच्छे इंसान बन सकें। पर अगर हमें सब कुछ उन्हें देना है तो हमें पहले कैसे होना पड़ेगा? अगर हमें उन्हें हेल्प करना है तो हमें इमोशनली कैसा होना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग। हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी हैं कि आप आपके पास नहीं है, आप उनको दे सकते हैं। कई पेरेंट कहते हैं हमने ना बड़ी अच्छी एजुकेशन नहीं ली, पर हमारी दिल होती है कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाते हैं। हमने कभी इतने इतने महंगे कपड़े नहीं पहने, हमें दिल होती है कि वो पहने, दे पाते। मेरे पास नहीं था, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनको इन चीजों का लाभ मिले, बेनिफिट मिले। पर खुशी ऐसी चीज नहीं है, शांति और शक्ति ऐसी चीज नहीं है कि आपके मेरे पास नहीं है पर मैं उनको देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी को खुशी देना है तो उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा? उसके लिए खुश रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता आप अंदर से उदास है और आप किसी को खुशी दें। ये वाइब्रेशन है जो आपसे उनको जाएगा। आई कैन प्रिटेंड बट दे नो। हम ऑफिस से आ सकते हैं, चिंता में आ सकते हैं, स्ट्रेस में आ सकते हैं, चेहरे पर एक स्माइल वेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे चेहरे को भी देखेंगे पर उनको पहुंचेगा क्या? हमारा चेहरा देख रहे हैं, हम उनसे प्यार से बात भी कर रहे हैं, पर अंदर में किसी चीज का स्ट्रेस है, अंदर में किसी चीज की चिंता है, तो वो वाइब्रेशन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो वाइब्रेशन उनको पहुंच रहा है फियर का, वाइब्रेशन उनको पहुंच रहा है स्ट्रेस का, वाइब्रेशन उनको पहुंच रहा है वरी का, और भले चेहरे पर स्माइल है। तो हम सभी को अभी तक तो इतने दिन में पता चल गया है कि हम पहले क्या करते हैं। पीपल आर वेरी सेंसिटिव टू फीलिंग्स, टू वाइब्रेशंस। और इसलिए आपको अगर अपने परिवार को खुशी देनी है, जो हर एक का अंदर में दिल तो होती है, लक्ष्य तो होता है ना, आप खुश रहे बिना उनको खुशी नहीं दे सकते। आप शांत हुए बिना उनको शांति नहीं दे सकते। आप अपना ध्यान रखे बिना उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। किसी भी चीज में जब हमें हेल्प करनी होती है, सेफ्टी का पहला रूल ही क्या होता है? आपको किसी को हेल्प करना है, आज कहीं आग लगी हुई है,
हम बुलाते हैं ना फायर फाइटर्स को, फायर ब्रिगेड को, वो पहले क्या करते हैं? पहले पहले तो खुद की सेफ्टी करते हैं। उनका जो कॉस्ट्यूम है, जो मास्क है, जो हेलमेट है, चाहे कितना भी टाइम लगे, वो ये थोड़ी ना सोचेंगे कि मुझे ये सब कुछ पहनने में 5 मिनट लगेंगे, इसमें तो वो सारा जल जाएगा, मैं पहले वहाँ जाकर के मदद करूँ, नहीं। क्योंकि उस प्रोसेस में तो वो भी जल जाएँगे। तो कितना भी टाइम लगे, लेकिन पहले किसको प्रोटेक्ट करते हैं? पहले खुद को प्रोटेक्ट करेंगे। आज कोई डूब रहा है, वो बचाने वाले होते हैं ना, वो उनको बचाने से पहले किसका ध्यान रखेंगे? लाइफ जैकेट पहनेंगे या जो भी कुछ है, सेफ्टी का मेजर लेकर ही तो बचाएँगे ना। आज हमारे डॉक्टर्स हैं, आप हॉस्पिटल में जाओ, कोरोना डेडली डिसीज़ अनेक लोग मर रहे हैं, लेकिन तो भी वो बचा रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं कि नहीं? पर वो किसी के पास जाने से पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो वो पीपीई किट पहनेंगे ना, प्रोटेक्शन किट पहनेंगे, मास्क पहनेंगे, उसके बाद जाएँगे किसी को हेल्प करने। और जब वैक्सीन भी आई तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि सबसे पहले किसको देनी है? जो बचाने वाले हैं, सबसे पहले किसको देना शुरू किया? हेल्थ वर्कर्स को। हेल्थ वर्क वो प्रोटेक्टेड होंगे, वो सेफ होंगे, तो वो औरों की जान बचा सकेंगे। जो फिजिकल लेवल पर होता है, वही इमोशनल लेवल पर होता है। अगर मुझे किसी को इमोशनली प्रोटेक्ट करना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो हम अगर अपना ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम उनका ध्यान रख ही नहीं सकते। और कभी-कभी हम कई बार कह देते हैं ना, नहीं, हाँ, ये सब कुछ अच्छा है, मेडिटेशन करना चाहिए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करें ना, मेरे पास टाइम नहीं है। कई लोग कई बार ये कह देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं कि मुझे किसके लिए टाइम नहीं है? आज अगर आपको किसी से बहुत प्यार है, आप कहेंगे मुझे आपसे प्यार बहुत है, लेकिन मुझे आपसे बात करने का टाइम नहीं है, आपसे मिलने का टाइम नहीं है, आपको मदद करने का टाइम नहीं है, तो फिर वो क्या रिश्ता है? आज हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है, तो अगर हम अपना ध्यान नहीं रखते या अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते, तो हम क्या किसी का ध्यान रख पाएँगे? क्योंकि किसी-किसी को पूछो ना, आप प्रायोरिटाइज़ करो, तो पूछो उनको कभी कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तो नेचुरली जो पहली चीज़ मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा फैमिली है। कहीं कोई आएगा, मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेरी फैमिली। फिर पूछा अच्छा दूसरी प्रायोरिटी क्या है? तो कहेंगे मेरा नेक्स्ट लेवल पर जॉब, मेरा काम। तो मेरी फैमिली हो गई, मेरा जॉब हो गया और फिर कहा आपके लिए सेल्फ? तो कहेंगे नहीं, मैं वो लगता है बहुत सेल्फिश लगता है उनको। उनको लगता है नहीं सब कुछ करने के बाद अगर टाइम मिल गया तो ठीक है अपने लिए निकाल लेंगे। अपने लिए थोड़ी ना कोई टाइम निकालता है, ये तो बड़ा सेल्फ ऑब्सेशन जैसा है, सेल्फिश होने जैसा है। और होता क्या है क्योंकि हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, हम अंदर से खाली होते हैं। तो जिनसे हमें सबसे ज़्यादा प्यार है परिवार से, फर्स्ट प्रायोरिटी उनको ही सबसे ज़्यादा क्या दे बैठते हैं? अगर अंदर से खाली हैं, चिड़चिड़े हैं, किसी भी कारण से अपसेट हो जाते हैं, फ़ियर में हैं, तो सबसे ज़्यादा वो वाइब्रेशन किसको दे रहे हैं? खुद को तो दे ही रहे हैं और जिनको हम कह रहे हैं ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरी प्रायोरिटी है, मैं सब कुछ इनके लिए करता हूँ, मैं सारी मेहनत इनके लिए करता हूँ और उनमें से घर में अगर ज़रा-सा कोई एक लाइन भी बोल दे या कुछ काम करने में ऊपर-नीचे तो सबसे ज़्यादा हमारा गुस्सा किस पर निकल जाता है? अभी ऑफ़िस में भी करने से पहले 2 बार सोचते हैं। यहाँ पर अगर बोल दिया, तो पता नहीं फ़ियर तो रहता है ना नौकरी का। लेकिन जो घर वाले जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार है, उनको हम कभी-कभी क्या कर देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं हमारा उनके ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं कहना कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं है। ये अच्छी लाइन नहीं है। लोग आजकल बहुत कहते हैं हम बिज़ी हैं, बिज़ी हैं, बिज़ी हैं। फिर ऐसा भी कह देते हैं मेरे पास तो मरने के लिए भी टाइम नहीं है। फिर किसी को कहा आना, आना, तो कहेंगे अच्छा जब भगवान की मर्ज़ी होगी ना, तो आ जाएँगे। कल नहीं आएँगे तो किसकी मर्ज़ी से?
पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते तो हम कई बार कहते हैं उसकी, वो तो बुलाता ही है कि अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओ, वो तो कहता ही है ना, लेकिन हम वो डिसीजन अपने लिए लें। तो जो हमने पहले देखा कि मालिक बन करके गाड़ी को चलाएं। दूसरी बात, रिश्तों में थोड़े से कैसे हो, थोड़े से नहीं थोड़े से भी नहीं चलेगा, पूरा इमोशनली डिटैच होंगे तो हम उनको हेल्प कर पाएंगे। फिर ये आत्मा क्या अक्वायर करती है, रिश्ते भी अक्वायर करती है, लेकिन रिश्ते से भी पहले क्या अक्वायर करती है, बॉडी अक्वायर करती है। अब होता क्या है, जब हमें अपना ज्ञान नहीं होता ना कि मैं क्या हूं, वो है मैं, मुझे पता नहीं होता, तो फिर जो चीजें हम अक्वायर करते हैं हम उसको मैं समझने लगता हूँ। अब मुझे ये याद नहीं रहता कि मेरी बॉडी है, मुझे लगता है मैं ही बॉडी हूँ, एंड आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद इट। और अब मुझे लगता है कि लोग जो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे या अप्रिशिएट करेंगे, वो किस आधार पर करते हैं कभी कभी, कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ। तो कितना कईयों का अटेंशन, समय, शक्ति, धन किस चीज पर चला जाता है, इसको सुंदर बनाने में, व्हिच इज ओके। एक है हेल्दी होना, फिट होना, और दूसरा है कि जो चीज हमें पता है कि ये शरीर जो है ये पेरिशेबल है कि इम्पेरिशेबल है, ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं होगा एज के साथ, पक्का होता जाता है कि नहीं, धीरे धीरे छोटा बड़ा, फिर कुछ रिंकल्स आएंगे, कुछ हेयर वाइट हो, कुछ 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 वो होगा ना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के नहीं। बट इफ आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दिस बॉडी, विद दिस ब्यूटी और विद लुक्स, जो एक इंडस्ट्री है हमारी पूरी, कि जिसकी सारी की सारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो किस पर डिपेंडेंट होती है, कि हम कैसे दिखते हैं, वो मेरी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है। अब जब अगर मेरी सारी की सारी रिस्पेक्ट या अप्रिसिएशन या खुशी उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम कैसे दिखते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि ये जो है ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा तो ढलने लगेगा। तो अंदर में क्या लगा रहेगा हर समय, डर लगेगा कि नहीं लगेगा, नेचुरल सी बात है ना कि डर लगेगा। सुबह उठ करके अगर कोई स्कार भी हुआ, कोई छोटा सा दाना भी हुआ, तो आप एकदम स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, अपने से ही अनकंफर्टेबल होने लग जाएंगे, क्योंकि दैट इज माई आइडेंटिटी, दैट इज हु आई एम, इट्स व्हाट आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। और इसलिए कितने सारे लोग हैं कि जब ये चीज ढलने लगती है या चेंज होने लगता है तो वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देते हैं। होते हैं ऐसे कई लोग कि नहीं, डिप्रेस्ड होने लग जाते हैं कि नहीं, क्योंकि उनको फियर रहता है और ये तो पेरिशेबल है तो चेंज होना ही है। और जब चेंज होता है वो चेंज एक्सेप्ट नहीं होता तो उनको कहीं ना कहीं डिप्रेशन होने लगता है। हमारी सारी इंडस्ट्री जो है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, लेजर, बोटॉक्स और पता नहीं क्या क्या क्या, ये इतनी इंडस्ट्री है ना, तो ये किस बिलीफ पर चलती है कि मैं कौन हूँ, ये किस एक बिलीफ पर चलती है। क्यों हमें ऐसा होता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जितना परफेक्ट होता है हमें बाहर से क्या मिलता है, हमें बाहर से क्या मिलता, यस हमें बाहर से अटेंशन मिलता है और एक्सेप्टेंस मिलती है। और लोग हमें क्या करते हैं आजकल, ब्यूटी के ऊपर कितना लोगों से, परफेक्ट पिक्चर होनी चाहिए, परफेक्ट स्किन होनी चाहिए, सब परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि और वो परफेक्शन की कोई डेफिनेशन भी नहीं है, हर एक की परफेक्शन की डेफिनेशन अलग अलग है, लेकिन वो होना चाहिए, क्योंकि जब वो होगा तो वहां से मुझे क्या मिलेगा, एक्सेप्टेंस मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, ये सब मिलेगा। अब जब मुझे कोई अप्रिशिएट करता है, मानो कोई कहता है कि आप बहुत सुंदर हो या आप बहुत ब्यूटीफुल हो, कहते हैं सच ब्यूटीफुल गर्ल, सच ए ब्यूटीफुल बॉय, छोटे से ही तो शुरू हो जाता है ये चीज भी। ये तो हम बाद में बोलते हैं कि ये बहुत काइंड गर्ल है, हेल्पफुल बॉय है। पहले जो टाइटल्स मिलने लगते हैं वो कौन से हैं? बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है, अभी ये टाइटल पहले मिलते हैं। तब ये टाइटल पहले मिलेंगे तो भान उस चीज का ही पहले चढ़ेगा ना। सोल को तो किसी ने टाइटल दिया नहीं, ये बहुत ब्यूटीफुल पर्सन है, बहुत काइंड है, बहुत कंपैशनेट है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, वो तो कोई कोई देते हैं। लेकिन पहले टाइटल कौन से मिलने शुरू हो जाते हैं? बहुत क्यूट है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो उस चीज की कॉन्शियसनेस बैठने शुरू होंगी कि नहीं।
अब अगर मुझे किसी से अप्रिसिएशन मिलती है और उसकी अप्रिसिएशन सुन करके मुझे अच्छा लगता है कि नहीं किसी की अप्रिसिएशन से? तो नेचुरली सी बात है कि अगर किसी की अप्रिसिएशन सुन करके अच्छा लगेगा, तो कल अगर कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, तो फिर मुझे बुरा भी लगेगा। तो ये तो मेरी सारी की सारी खुशी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई कि नहीं हो गई? तो फिर तो जीवन फ़ियर में जाएगा। फिर तो हम एक स्लेव की तरह जीवन जिएँगे और सारा समय हमारा हाथ कैसा रहेगा? चाहिए, चाहिए। आप मेरे से प्यार से बात करो, आप मुझे एप्रिशिएट करो, आप मुझे लाइक करो। रोज़ हम फ़ोटो डालते हैं ना एक सोशल मीडिया पे, कई लोग रोज़ डालते हैं, रोज़। हमें पता नहीं चलता, इट इज़ अ वेरी डीप एडिक्शन। वो मेरी खुशी की खुराक बन जाती है। अब वो एक्चुअली कैसे वो वर्क कर रहा है हमें उससे पता नहीं चलता। एक्चुअली कोई मुझे एप्रिशिएट कर रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी ने कहा कि आप बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे अच्छा लगता है? क्या होता होगा अंदर में? व्हाट इज़ हैपनिंग? मैंने कोई नई ड्रेस पहनी और किसी ने कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो। किसी-किसी दिन ऐसा भी होता है ना कि हमारा मूड ठीक नहीं है, कोई कितना भी एप्रिशिएट कर ले, कोई कितना भी कह ले आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत सुंदर हो, आप लेकिन हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता ना क्योंकि उस दिन हम अंदर से थोड़े से सैड होते हैं या डिप्रेस्ड होते हैं, तो वो कितना भी हमें खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुश हो ही नहीं पाते। और किसी-किसी दिन होता है कि किसी की एक लाइन भी मुझे बहुत खुश कर देती है। कैसे होता होगा ये? अब आप देखो होता क्या है, इसको समझो क्या होता है। कोई मुझे खुश कर नहीं सकता, कोई मुझे उदास कर नहीं सकता। ये सब कुछ मैं ही करता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है और हम डिपेंडेंट होते चलते हैं। आज अगर कोई कहता है आप बहुत सुंदर हो, आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है। अब मैंने वो लाइन सुनी और अगर मेरा ध्यान नहीं गया तो वो लाइन कुछ नहीं करेगी, लेकिन मुझे तो उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन थी ना। मैंने तो नई ड्रेस पहनी किस लिए थी? कभी-कभी सी आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बट मोस्टली मैंने वो नई ड्रेस पहनी किस लिए थी कि अभी कोई कुछ कुछ कहे तो सही ना। एक बहन ने मुझे कहा, "एक ही ड्रेस थोड़ी ना बार-बार पार्टी में पहन सकते हैं। नहीं पहनेंगे, कुछ चेंज होगा तो कोई कुछ" खुशी के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है ना, आजकल खर्चा बहुत है। सिर्फ़ किस लिए इतना खर्चा हो रहा है, एक पीछे रिसर्च में आया था कि जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो शॉपिंग बहुत करते हैं। क्योंकि उन्हें वो जो शॉपिंग है वो एक थोड़ा किक देती है, एक हाई की फीलिंग कराती है। एक व्यक्ति बिलियनर था, किसी ने सुनाया और बहुत डिप्रेस्ड था। एक दिन में ही जाकर के उसने एक लग्ज़री कार भी खरीद ली और एक प्राइवेट जेट भी खरीद लिया और एक किक उसको मिला लेकिन अगले दिन ही उसको रियलाइज़ हुआ कि वो उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। पर वो एक हाई, वो किक लेने के लिए अब होता क्या है कि जैसे ही हमने वो नई ड्रेस पहनी और किसी ने हमें एप्रिशिएट करके कहा कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो या बहुत सुंदर लग रहे हो, तो ये मन क्या करता है सोचना शुरू करता है। और ये मन क्या सोचना शुरू करता है? अब ये मन को एक एक ट्रिगर मिल गया ना, एक स्टिमुलेंट मिल गया। कैसे खुशी मिली? उनकी लाइन नहीं आपको खुशी दे सकती है। वो फीलिंग मुझे अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो फीलिंग कैसे क्रिएट होगी जब तक मैं कुछ सोचूँगा नहीं, तो वो फीलिंग कैसे क्रिएट होगी? तो उन्होंने कहा आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ये ड्रेस बहुत अच्छी है। आपका मन क्या कहना शुरू करता है? मैं सुंदर लग रहा हूँ। ये ड्रेस मेरे को सूट कर रही है। पैसे पैसे वसूल राइट? और ये एक-एक थॉट क्या क्रिएट करने लग जाता है? खुशी, खुशी, खुशी। इट्स इट्स एवरी थॉट क्रिएट्स अ फीलिंग ना। तो वो स्टिमुलेंट के आधार से हम अच्छा सोचना शुरू करते हैं और वो एकदम अच्छी फीलिंग होने लगती है। लेकिन फ़ील क्या होता है कि ये सब कुछ किसके कारण से हो रहा है? दूसरा भी लगता है और ड्रेस भी लगती है। अब एक्चुअली तो ये मैटर है। ड्रेस बिल्कुल एक एक ड्रेस का पर्पस क्या होता है?
ऐसा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे से तैयार नहीं हो, हम नए कपड़े नहीं पहने, हम सब कुछ करें, उसमें वो नहीं है। पर कभी-कभी हम ये सारी चीज़ें किसके लिए कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं? औरों से एप्रिसिएशन, रिस्पेक्ट या खुशी के लिए। वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। आपने कोई नई ड्रेस खरीदी, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। ड्रेस किस लिए होती है? बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक्चुअली अगर हमें एप्रिसिएशन नहीं चाहिए तो हम क्या पहनेंगे? कब कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम सुबह पहनने के लिए जाते हैं, तो हम कई बार ये सोचते हैं कि मैं वो पहनूँ जो मैं कंफर्टेबल है, या कभी-कभी सोचते हैं वो पहने जो अच्छा लगेगा किसको? मुझे। एंड समटाइम्स वी वेयर समथिंग जिसमें हम कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होंगे, हमें कंफर्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उसको पहनेंगे क्योंकि एप्रिसिएशन मिलती, और उनकी एप्रिसिएशन एक मेरे लिए स्टिमुलेंट बन जाते हैं यहाँ पर सही थॉट्स क्रिएट करने के लिए, और वो जो थॉट्स हैं वो फिर मुझे एक अच्छी फीलिंग क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली मुझे वो फीलिंग चाहिए, मुझे वो फीलिंग चाहिए। आत्मा की खुराक है खुशी। जैसे शरीर है 5 तत्वों का बना है, इसको 5 तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको अगर ऑक्सीजन भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए कि नहीं? नहीं नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये बॉडी हलचल में आएँगे कि नहीं आएँगे अगर ना मिले तो? ऐसे ही आत्मा को खुशी चाहिए, उसको प्यार चाहिए। अगर आपको वो खुशी क्रिएट नहीं करनी आती है, एक्चुअली खुशी मन की स्थिति है। मेरा जो एक-एक थॉट है, वो या तो खुशी क्रिएट कर सकता है या फ़ियर क्रिएट कर सकता है, पर मुझे वो आता नहीं है करना। मैं अपना ध्यान नहीं रखता, अपने थॉट को कॉन्शियसली क्रिएट नहीं करता, तो फिर मेरी खुशी किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाती है। आप एप्रिशिएट करो, फिर मैं अच्छा सोचूँ, फिर मैं अच्छा फ़ील करूँ। पर इसमें रिस्क बहुत है। इसमें रिस्क क्या है कि आज तो वो एप्रिशिएट करेंगे, कल डिपेंडेंसी में बड़ा रिस्क ये है ना कि मेरी फीलिंग्स आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या कहते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है, और अगर कल आपने कह दिया, कल अगर आपने कह दिया, "ये क्या पहना है? ये कलर तो आपको सूट ही नहीं कर रहा है।" अभी वहाँ पैसे वसूल हुए थे और यहाँ पर फिर मन कुछ कहना शुरू करता है कि नहीं कहना? मन ये नहीं कहता है, एक्चुअली तो मन को क्या कहना चाहिए? मन को कहना कोई क्रिटिसाइज़ करे या एप्रिशिएट करे, मन को तो ये कहना चाहिए कि ये मेरी चॉइस है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे कंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैंने ये पहना है। ये मेरे मन को कहना चाहिए कि ये मेरी चॉइस है, इसमें मुझे कंफर्टेबल लगता है, और ये जो सब कह रहे हैं, ये इनका ओपिनियन है, ये इनका फीडबैक है। किसी को ब्लू कलर अच्छा लगता है, किसी को येलो कलर अच्छा लगता है, किसी को कोई वेस्टर्न अच्छा लगता है, किसी को इंडियन अच्छा लगता है, किसी को टाइट अच्छा लगता है, किसी को लूज़ अच्छा लगता है। ये सब हर एक की अपनी डिफरेंट डिफरेंट चॉइस है, डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन है। ये मुझे क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहे हैं, ये केवल अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना फीडबैक दे रहे हैं। ये मुझे इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, केवल अपना परसेप्शन मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। ये मेरे मन को कहना चाहिए, और अगर मेरा मन ये कहेगा, इसको कहेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट। हम क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट माना ही क्या है कि ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, माना ये मेरे से बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी ये मुझे रिस्पेक्ट करते हैं, माना ये मेरे से ठीक से बात करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या मैं अपने से ठीक से बात करता हूँ? सारा दिन हम अपने से, किसी ने मुझे कहा कि ये कलर आपको सूट नहीं कर रहा है, तो हम अपने से गलत तरीके से जब बात करना शुरू करते हैं, तो हम किसको टॉर्चर कर रहे होते हैं? ये एक तरह का टॉर्चर है, एक तरह का सेल्फ अब्यूज़ है, एक तरह से स्व को दुःख देने जैसा है, क्योंकि आपकी हर एक स्टेटमेंट आपको दुःख पहुँचाएँगे। फिर वो सिर्फ ड्रेस तक नहीं रहता, फिर वो स्किन का कलर, पूरी बॉडी ना। कितने हमें आकर के मिलते, कहते ये घर से बाहर नहीं निकलते, इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है।
क्यों कॉन्फिडेंस कम है? इनका थोड़ा वजन ज्यादा है। अच्छा ठीक है, वजन ज्यादा है तो कोई बात नहीं। कहते नहीं नहीं, इनका वजन ज्यादा है, फैट है। कई लोग फैट होते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। अब दोनों चीजों में कोई फर्क है? एक है आई एम फैट, मैं मोटा हूं, और दूसरा है मेरा शरीर मोटा है। सोचो, दोनों लाइनें सुन करके देखो, कुछ फर्क है क्या? एक है मैं मोटा हूं, और दूसरा है मेरा शरीर मोटा है। क्या राइट लगता है? मेरा शरीर मोटा है। मैं शरीर से अलग हूं, मेरा शरीर मोटा है। अब कोई मुझे कहता है, तुम बहुत, लोग टीज कर देते हैं, ट्रोल कर देते हैं, अब्यूज कर देते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। मुझे लगता है मैं ये शरीर हूं। तो वो जब ट्रोल या अब्यूज करते हैं तो वो किसकी रिस्पेक्ट कम होने लग जाती है? किसके ऊपर वो सारा प्रभाव यहाँ सब चलने लगता है, और वो बच्चे कई बार तो डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। अब अपने से बात करें इस सिचुएशन में, लोग कुछ कह रहे हैं, ठीक है, वो इंसल्ट कर रहे हैं, वो बुली कर रहे हैं, वो अब्यूज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम उनको क्या नहीं कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। आजकल करते हैं करने की कंट्रोल, पर कहाँ तक कर पाएंगे? कहाँ तक कर पाते हैं? कभी कभी तो हमारे पास ये चॉइस होती है कि हम प्राइवेट रह सकते हैं। कभी कभी तो हम होते ही पब्लिक फिगर है। जब हम पब्लिक फिगर होते हैं तो हम कहते हैं हर एक के पास पावर टू, आजकल कहते हैं पावर टू स्पीच, हर एक को अपना ओपिनियन देने की, फीडबैक देने का हक है। वो बोलते हैं कुछ ना कुछ। अब कोई कहता है कि आप, बॉडी शैमिंग जिसको कहते हैं ना, कोई कहता है आप मोटा है। अब मुझे अपने से बात करनी है, कैसे बात करेंगे अपने से? अपने को रिस्पेक्ट दो, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या कहेंगे अपने को? क्या लाइन अपने को कहेंगे? अपने प्रति कंपैशनेट कैसे होंगे कि उस चीज का इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर ना पड़े? क्या बोलेंगे अपने को? मैं मोटा हूं बोलेंगे? नहीं। क्या बोलेंगे अपने को? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरा शरीर मोटा है, मुझे इसका ध्यान रखना है। इसके ध्यान रखने के लिए मुझे कई चीजें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करनी पड़ेंगी, डाइट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हम बॉडी से भी क्या हो रहे हैं? डिटैच। क्योंकि बॉडी भी हमने क्या करी है? अक्वायर की है। इस बॉडी का ध्यान रखना है, इस शरीर का ध्यान रखना है, लेकिन मैं और शरीर अलग हैं। शरीर मोटा है, ये सोच सोच करके मैं मोटा हूँ, लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, मैं जाऊंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे ना। अब मैं मोटा होना शुरू हो जाता हूँ। मैं जो कंफर्टेबल था, पीसफुल था, गलत सोचने से अब मैं मोटा, मैं बीमार होना शुरू हो जाता हूँ। यहाँ तक कि कोई बीमारी भी हो जाए, अभी ये भी पिछले साल में बहुत देखा, जैसे जैसे लोगों को कोई बीमारी होने लगी ना, तो तन को बीमारी हुई थी, पर तन के साथ साथ क्या बीमार होने लग गया? हुआ बीमार कि नहीं? कल भी भाई सुना रहे थे, कहा कि मैं यूएस में था, मेरा पूरा यहाँ रिब्स हो गए, कुछ कुछ हो गया, पर मैं ठीक हो गया। लेकिन जब कोरोना हुआ तो फिर तन के साथ साथ क्या बीमार हो गया? अब तन के साथ मन क्यों बीमार हुआ? तन बीमार था ना। ठीक है, ये तन है, इसको बीमारी हुई है। बात करो अपने आप से, क्या बात करेंगे अपने को? ठीक है, ये बॉडी है, इसको बीमारी हुई है। अब बोलो अपने को, कैसे ठीक करेंगे? कैसे बात करें? कोई दूसरा आपके पास आकर के कहता है इनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप कैसे बात करते हैं उनसे? एकदम आता है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं उनको? बोलते जाओ भी किसी दूसरे। आपके पास कोई आपका फ्रेंड अभी कॉल करके कहता है देखो मुझे ये बीमारी हो गई है, आप क्या बोलते हैं उसको? चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बेस्ट डॉक्टर्स करो, बेस्ट इलाज करो, अपना ध्यान रखो, हम सब आपके साथ हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, बातें आती हैं, और ये बात ही तो कर रहे हैं ना हम उनको, बात करते करते हल्का कर रहे हैं ना, क्योंकि हम उनसे क्या हैं, थोड़े से हम उनसे डिटैच हैं।
जैसे हम डिटैच होते हैं, हमें आ जाता है ना कि दूसरे को क्या गाइडेंस देनी है, दूसरे को क्या सिखाना है। ऐसे अपने से डिटैच होकर के उस समय क्या होना था? अच्छा ठीक है, बीमारी आई है ना, बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट इलाज कर रहे हैं, सब कुछ धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन मन उस समय ये भूल जाता है कि ये मेरा शरीर है। वो समझता है मैं ही शरीर हूँ। फिर वो सोचने लगता है मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? अभी हुआ कुछ भी नहीं है, वो अपना जाना भी सोच लेता है, मेरे जाने के बाद वो बेचारे डॉक्टर उसको ठीक करने की इतनी कोशिश करते हैं, बेस्ट इलाज करते हैं, पर वो मन इतना नेगेटिव सोचता है कि तन हील ही नहीं होता है। इसलिए मेडिकल में भी क्या कहते हैं, हील दाई सेल्फ, हील दाई, माना हीलिंग पावर किसके अंदर है? तो प्लेसिबो इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट सुने हैं आपने? उसमें वो कई बार क्या करते हैं, जैसे 2 पेशेंट है ना, तो किसी को तो कह करके देंगे कि आपको मॉर्फिन दे रहे हैं, पेन किलर दे रहे हैं, और किसी को केवल कहते हैं कि आपको पेन किलर का इंजेक्शन दे रहे हैं, पर देते नहीं है, देंगे कुछ सलाइन वाटर या कुछ, पर उसको बोलते हैं कि आपको क्या दिया है, पेन किलर दिया है। और फिर दोनों को चेक करते हैं, और जिसको पेन किलर दिया भी नहीं है ना, बोला, बस उसको बोला है डॉक्टर ने कि आपको पेन किलर दिया है, और उसको उस चीज पर फेथ होता है कि अब मुझे पेन किलर मिल गया है। तो कहा जब उनकी ब्रेन को स्टडी करते हैं तो उनका ब्रेन ही पेन किलर, माना जो एंडोर्फिन या डोपामाइन जैसे जो हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट करना शुरू कर देता है, और उसका दर्द गायब हो जाता है। माना हमारी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है, पर हम अपनी नेगेटिव सोच से उस हीलिंग पावर को स्टॉप कर देते। तो ठीक है, बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसका ध्यान रखना है, पर उसके साथ आइडेंटिफ़ाई करें और सारा समय सोचें कि लोग हमें अप्रिशिएट करें और अप्रूव करें, तो ये तो बहुत डेंजरस है। फिर सारा दिन अपनी बॉडी को दूसरे की बॉडी से क्या करते रहते हैं? कंपेयर करते रहते हैं। फिर कभी इन्फीरियर फ़ील करते हैं, कभी सुपीरियर फ़ील करते हैं। कभी लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, वो कम सुंदर है, कभी लगता है वो बहुत सुंदर है, मैं, तो ईगो इन्फीरियर सुपीरियर का गेम चलता रहता है। फिर अगर इन्फीरियर सुपीरियर फ़ील करेंगे तो सामने वाले को कैसे रिस्पेक्ट करेंगे? आपको अगर फ़ील होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो नेचुरली नीचे वाले को हम थोड़ा-सा ठीक से नहीं देखते। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी स्किन डीप थोड़ी ना है। एक्चुअली वैसे भी कहते हैं कि 60 के बाद पता चलता है कौन कितना ब्यूटीफुल है। इज़ शी ब्यूटीफुल? कई बार किसी के साथ हम मिलते हैं, ओल्ड, रिंकल्ड फेस, वेरी काइंड, फिर हम निकल कर के क्या कहते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन। निकल जाता है मुँह से कि नहीं, कितना अच्छा व्यक्ति है। तो कोई हमें अप्रिशिएट भी करता है, वो केवल हमारी बाहर के लिए करे कि जो हम हैं, जो हमारी इनर ब्यूटी है। इनर ब्यूटी किसकी होती है? हमारी वैल्यूज़। हम कितने काइंड हैं, कितने कंपैशनेट हैं, और कोई कहे सिर्फ़ ये नहीं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फेस, लेकिन कोई कहे व्हाट अ ब्यूटीफुल पर्सन, ये कितने अच्छे इंसान हैं, ये कितने अच्छे हैं, ये कितने सुंदर हैं। एक्चुअल सुंदरता वो होती है। कई फोटोग्राफर्स अ, ये काम ही करते हैं, मतलब वो जो रियल सुंदरता होती है ना, उसको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और उसमें वो किसी की इनोसेंस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, किसी की सिंप्लिसिटी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, किसी की प्योरिटी को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, एंड एक्चुअली इट कम्स ऑल अंडर द बैनर ऑफ ब्यूटी। ब्यूटी के बैनर के नीचे आता है रियल ब्यूटी, इनर ब्यूटी, और वो इनर ब्यूटी पेरिशेबल नहीं है, वो इनर ब्यूटी सदा रहती है। ये वाली ब्यूटी तो धीरे-धीरे चली जाएँगी। तो एक चीज़ जो सोल कॉन्शियस है, ये सोल कॉन देखो सिर्फ़ थ्योरी नहीं है कि मैं सोल हूँ, लेकिन सोल कॉन्शियसनेस, मुझे भान हो कि मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये शरीर मैंने लिया है। हर एक का शरीर, किसी का छोटा है, किसी का मोटा है, किसी का थोड़ा-सा कोई व्हाइट कलर है, कोई ब्लैक कलर है, कुछ भी, इट इज़ ओके, लेकिन वो बॉडी वो व्हीकल है। वो एक व्हीकल है, एक गाड़ी है, जिसके द्वारा आत्मा अपना कार्य कराती। कैसा भी किसी का व्हीकल है, हमें उसको क्या करना चाहिए? कैसा भी किसी का व्हीकल है, हमें उसको क्या करना चाहिए? बोलो? एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर अगर हम अपने को नहीं रिस्पेक्ट कर पाते, तो दूसरे को कर नहीं पाते ना। सेल्फ रिस्पेक्ट होंगे ना,
तो उसका कैसा भी कलर होगा, कैसा भी हाइट होंगी, कैसी भी बॉडी होंगे, आप उसको रिस्पेक्ट कर पाएँगे। आप उस एक्सटीरियर के बियॉन्ड जो वो हैं, उसको देख पाएँगे। तो कल करके देखें एक दिन। एक दिन हम वो बॉडी को ना देखें, किसको देखें? और हमें याद रहे कि ये बॉडी केवल क्या है? ये व्हीकल है जिससे आत्मा अपना कार्य करती है। 2 मिनट वापस साइलेंस लें। दो मिनट के लिए आप बस कंफर्टेबल होकर बैठे और डिटैच होकर अपने आप को देखें। महसूस करें, आई एम अ बीइंग ऑफ लाइट। मैं आत्मा हूँ जिसने ये शरीर अक्वायर किया है। ये शरीर मेरी गाड़ी है जिसके द्वारा मैं आत्मा कार्य करती हूँ। लेकिन केवल ये गाड़ी है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो बहुत सुंदर, यूनिक, ब्यूटीफुल बीइंग हूँ। मेरा शरीर छोटा हो सकता है, मोटा हो सकता है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसका ध्यान रखना। लेकिन ये मेरी खुशी का आधार नहीं है। ये मेरा व्हीकल है जिसका मुझे ध्यान रखना है। इसके आधार पर अपनी खुशी को डिपेंडेंट ना होने दें, क्योंकि कोई इसको अप्रिशिएट करेगा, कोई इसको क्रिटिसाइज भी करेगा। वो उनका देखने का नजरिया है। वो भले कुछ भी कहते हैं, लेकिन अपने को रिस्पेक्ट दे, अपने से ठीक से बात करें, अपने को अब्यूज करने के बजाय अपने पर रहम करें। और इस मोमेंट में इस बॉडी को थैंक्स करें। ग्रैटिट्यूड फॉर दिस बॉडी। ये शरीर नहीं होता तो हम काम कैसे करते? इस शरीर के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस परफेक्ट बॉडी के लिए, इन आँखों के लिए, इन ऑर्गन्स के लिए थैंक यू। ओम शांति।